हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रगति पथ में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच आ चुके हैं सेट नंबर 13 को लेकर के। तो सेट नंबर 13 आपका, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां वहां आपको मेरा याद आने वाला है। तो जीके जीएस की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी जुड़ जाएंगे आप अपने चैनल प्रगति पथ के साथ। और आज फिर से हम सभी आप सभी का वेलकम कर रहे हैं टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्न को लेकर के। जो ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम आप सभी के बीच रहते हैं। तो इस पल का आनंद लेंगे और अपने जीके जीएस की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और जल्द से जल्द आप अपने असफलता से सफलता की ओर मूव करेंगे। तो मेरे भाई चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज हम लोग का सेट नंबर 13 चलने वाला है। सेट नंबर 13 की ओर हम लोग चलेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका होगा। पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है और इसका आंसर भी आप सभी को लगाना है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के सेना का वह सैन्य कमांडर कौन था जिसने वारंगल के काकातीय पर आक्रमण किया था। वारंगल के काकातीय वंश पे आक्रमण किए थे, कौन थे दिल्ली सल्तनत का वह सेना। तो अगर हम लोग बात करें मेरे भाई कि वारंगल के काकातीय वंश पे, वारंगल के काकतीय वंश पर हमला करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में अपने सेनापति मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसको 1309 में मलिक काफूर को वारंगल आक्रमण के लिए भेजा, वारंगल अभियान के लिए भेजा और वहां वो 1310 में मलिक काफूर वारंगल पहुंचे और 1 महीना तक काकातीय वंश के शासक उस समय थे। काकातीय वंश के शासक का नाम क्या था मेरे भाई? तो शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव वहां के क्या थे? शासक थे। और उस शासक को पराजित किया इन्होंने। रुद्रदेव आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और इसी प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी लेकर के अपने सेनापति मलिक काफूर को दे दिया। मलिक काफूर जो है ये 1000 दिनारी इसे कहा जाता है। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में इन खरीद कर लाया गया था गुजरात के भरूच से इसे 1000 दिनार में खरीद के लाया गया था। ये हिजरा थे, ठीक है, ये क्या थे? तो हिजरा थे, ठीक है। तो वारंगल के काकातीय वंश के शासक उस समय प्रताप रुद्रदेव थे और अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में वहां अभियान किया, मलिक काफूर को वहां भेजा था और 1310 में वारंगल के शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव, इसकी हार हुई और वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिए। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेरे भाई खिलज खां की, तो खिलज खां क्या थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे। सैयद वंश के संस्थापक थे खिलज खां जो थे, खिलज खां सैयद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका अगला शासक बना था, उत्तराधिकारी कौन था? तो मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उत्तराधिकारी कौन था मेरे भाई? मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी जो 1316 से लेकर के 1320 तक शासन किया था। 1320 तक उन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है बरौनी तेल
रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था मेरे भाई? अगर हम लोग बात करें बरौनी तेल रिफाइनरी की, तो इसकी स्थापना 1964 में बेगूसराय जिले के बरौनी स्थान पे हुआ है। बेगूसराय जिला के बरौनी में 1964 में इसे स्थापित किया गया और यूएसएसआर की मदद से, यूएसएसआर जो 1991 में 15 देशों में विभक्त हो गया। कितने देशों में टूट गया? तो 15 देशों में टूटा। 1991 में यह 15 देशों में टूट गया यूएसएसआर, जिसका सबसे बड़ा देश है रसिया और हमारा सबसे अच्छा मित्र रसिया यानी रूस है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा सोवियत संघ रूस, सोवियत यूनियन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बताइए किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस यूरोपीय कंपनी ने भारत पर सबसे पहला व्यापारिक शक्ति स्थापित किया था? तो भारत आने वाला पहला जो कंपनी था पुर्तगाली था। भारत आने वाला पहला, अगर हम लोग व्यक्ति की बात करें तो वो भी क्या थे? व्यापारी की बात करें तो पुर्तगाली ही थे। 1498 में पुर्तगाली भारत में आए और आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पे 20 मई 1498 को आए और केरल के राजा जमोरिन ने उनका खूब स्वागत किया। 1498 के बाद वो दोबारा 1502 में आए, 1502 में, और पहला पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मोडा था। कौन था? अल्मोडा। लेकिन वास्तविक गवर्नर की बात करें तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे, इन्होंने गोवा को, अल्बुकर्क इन्होंने 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। दूसरा बात करें तो इंग्लैंड, इंग्लैंड ने अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1600 में किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। डच की बात करें, डच यानी डेनिश 1602 में। उसके बाद पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डच डेनिश की बात करें, डच डेनिश, तो डेनिश 1616। फ्रांसीसी की बात करें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1664 में आया और सबसे अंत में आया था स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे अंत में स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया और इस कंपनियों में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसने स्थापित किया? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने डच को भी पराजित किया था वेंद्रा के युद्ध में, वेंद्रा का युद्ध 1559 में, और उसके बाद फ्रांसीसी को पराजित किया 1760 में, 1759 होगा, 1760 में वांडीवास के युद्ध में किसे पराजित कर दिया? तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी को पराजित किया। हमारे देश में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली था। 1962 में ये गोवा को छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, गोवा को छोड़ करके चले गए। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? हमारा आंसर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था। इसका कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 तक रहा था, नहीं सॉरी 1899 से लेकर के, इसका कार्यकाल की बात करें 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था और इन्होंने अंतिम चरण में बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन कब किया? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 जुलाई 20 जुलाई 1905 को, और उसका डेट रखा गया था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन संप्रदाय के आधार पे कर दिया गया। आपको पता होगा 1764 में
बक्सर के युद्ध में 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान बिहार, बंगाल और उड़ीसा को एक साथ रखा गया था, जिसको बाद में 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा करके बंगाल को विभाजित कर दिया गया। एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल से बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद 1912 में बिहार का विभाजन हो गया, बंगाल से बिहार अलग हो गया, बिहार का गठन हुआ। उसके बाद इसी बिहार से 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ। उड़ीसा का गठन 1936 में हुआ। उड़ीसा का गठन 1936 में 22 मार्च को बिहार और 1 अप्रैल को उड़ीसा, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ। और उसी बिहार से 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना झारखंड। एक अलग राज्य क्या बना? झारखंड बना, एक अलग राज्य। और यहाँ पे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के रूप में 2 भागों में विभक्त हो गया था, बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगर हम लोग बात करें वारेन हेस्टिंग्स की तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। इरविन की बात करें तो ये 1931-26 से लेकर के 31 तक शासन चलाए थे। और गांधी इरविन समझौता, डांडी मार्च, सबने अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, ये सब इरविन के ही शासनकाल में आया था। रीडिंग की बात करें तो 1921 से लेकर के 1926 तक ये भारत के राजगद्दी यानी गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना सारा प्रश्न आप एक क्वेश्चन से याद रखेंगे, आपका प्रश्न कहीं से छूटने वाला नहीं है। वही पूछेगा जो हम पढ़ा रहे हैं, वही पूछेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया था? कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो अगर हम लोग बात करें कोचरब आश्रम का उद्घाटन तो ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, कोचरब आश्रम की स्थापना साबरमती आश्रम में नरेंद्र मोदी ने किया है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम लोग बात करें भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस की तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। वही अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपको मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और इस बार 2025 का जो बालिका दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, बालिकाओं को सशक्त बनाना, बालिकाओं को सशक्त बनाना, ये इसका थीम है 2025 का। तो क्या हो जाएगा? 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 2025 में इसका थीम रखा गया है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, इसका थीम रखा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको अपने टीवी स्क्रीन पे दे दिया गया है, ठीक है ना मेरे भाई? तो चलिए इसका आंसर लगाना है, इसका आंसर लगाना है। बैरम खां
के पतन के तुरंत बाद अकबर ने वकील के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो बैरम खां के पतन के बाद तुरंत बाद अकबर ने, अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने राजगद्दी पर बैठा था 1556 में, और इस समय वह मात्र 14 वर्ष का था। तो 14 वर्ष के उम्र में 14 वर्ष के उम्र में अकबर ने राजगद्दी संभाला। अकबर ने 14 वर्ष की उम्र में राजगद्दी संभाला और यहां से लेकर के 1560 तक वो बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खां के संरक्षण में रहा था और बैरम खां 1560 के बाद कहा कि अब हम सियान हो गए, 4 साल बड़ा 18 साल का हो गए, और बैरम खां को उन्होंने कहा कि आप चले जाइए घूमने, ठीक है, तीर्थ यात्रा पे चले जाइए। और बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से वो ब्याह कर लिया। सलीमा बेगम से अकबर क्या किया? शादी कर लिया। यानी बैरम खां की पत्नी से अकबर ने शादी किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1560 से लेकर के 1562 तक वो पेटीकोट शासन, वो अपनी मां महम अनगा के नेतृत्व में रहा, महम अनगा। और उसके बाद 1562 में जोधा से शादी हुआ और जोधा से शादी के बाद अकबर अपनी मां के संरक्षण से हटकर पत्नी के संरक्षण में चला गया और जैसे जैसे जोधा कहती थी वैसे वैसे अकबर करता था। लेकिन अकबर को अकबर सम्राट, अकबर महान बनाने वाला कौन थी? तो जोधा, जो एक राजपूत घराने की बेटी थी। वकील के पद पर बैरम खां के बाद किसे नियुक्त किया गया था? तो मुनीम खां को नियुक्त किया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें अघम खां की, तो ये उसकी बड़ी मां महम अनगा की क्या थी? महम अनगा का बेटा था, जिसको अकबर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था, अपना सेनापति, और सबसे विश्वासी था वो। लेकिन आगम खां ने क्या किया? एक बहुत बड़ी गलती किया आगम खां। वो अकबर की सबसे चहेती पत्नी जोधा को लाइन मारा, ठीक है, जोधा की ओर गलत नजर डाला, जिसके कारण अकबर ने आगम खां को चरतल्ला पे चढ़ा करके ऊपर से फेंक दिया। कहा कि हमारी जोधा को देखोगे। यानी आगम खां को मार दिया किसने? तो अकबर ने आगम खां की हत्या कर दिया और अपनी जोधा से निस्वार्थ प्रेम किया। हकीम सुर की बात करें तो अकबर के समय ये वकील या प्रशासनिक पद पे बैठा था। वकील या उस समय का प्रशासनिक पद पर कौन बैठा था? तो प्रशासनिक पद पर बैठा था हकीम सुर। तो यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ होगा मुनीम खां, बाकी ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अकबर 1526 में गद्दी पे बैठा और 1605 तक भारत का शासक रहा। अकबर जो है वो मुगल बादशाह का सबसे अनपढ़ बादशाह था, क्योंकि उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला था। 13 वर्ष की उम्र में, 13 साढ़े 13 14 वर्ष की उम्र में वो मुगल गद्दी पर बैठा और 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। पानीपत के दूसरे युद्ध में पानीपत का दूसरा युद्ध से उन्होंने राजगद्दी पर बैठा। पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर और हेमू के बीच हुआ था और अकबर विजय रहा, हेमू की हार हो गई, ठीक है, हेमू की हार हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है चक्रवात यानी साइक्लोन का केंद्र शांत क्षेत्र होता है। इसे तूफान का आंख कहा जाता है। साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन में के केंद्र में निम्न दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है और उसके बाहर क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब होता है और उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं गति करती है। तो साइक्लोन में के केंद्र में निम्न वायु दाब और वही क्या है? प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन
इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है। इसके केंद्र में क्या होगा, तो इसके केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर होता है लो प्रेशर। बाहर क्या होगा, लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करती है। यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो बाहर में होता है, तो ये यहाँ आंसर क्या होगा, तूफान का आंख कहते हैं। तूफान का आंख यानी हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। 8 नंबर प्रश्न पे चल चुके हैं और 9वां नंबर प्रश्न का भी आंसर आप सभी को लगाना है। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। नामीब मरुस्थल, मरुस्थल का अर्थ होता है डेजर्ट। मरा हुआ स्थल ही मरुस्थल कहलाता है। तो नामीब मरुस्थल कहाँ है, यही पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए थार मरुस्थल कहाँ है, थार मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो क्या आंसर लगाएंगे, कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टकला मकान मरुस्थल कहाँ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा गोबी मरुस्थल कहाँ है, गोबी मरुस्थल, तो ये कहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कालाहारी बोत्सवाना में तो कालाहारी हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर अगर हम लोग लगाते चले तो थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर आपको थार मरुस्थल मिलेगा। ठीक है, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो 11 देशों में फैला हुआ है, ये अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में कालाहारी मरुस्थल ये आपको बोत्सवाना में मिलेगा। बोत्सवाना में टकला मकान आपको चीन में मिलेगा और गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया में। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ मिलेगा। और आपसे पूछा जाए नामीब मरुस्थल, तो नामीब मरुस्थल नामीबिया में आपको नामीब, और ये नामीबिया देश अफ्रीका में पड़ता है। नामीबिया देश कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नामीब मरुस्थल अफ्रीका महादेश में स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ है मेरे भाई, अफ्रीका महादेश में स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषित करता है। तो सरकार फसलों के समर्थन में एमएसपी जारी करता है। एमएसपी का अर्थ हुआ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ये जारी करता है और इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहेंगे इसको, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसे समर्थन मूल्य कहा जाता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। ये आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा, और इसमें टोटल 20 फसलों को रखा गया है। टोटल कितने फसल है, 14 जो है, 12 जो है ये आपको खरीफ फसल है, 12 खरीफ फसल, 6 प्रकार की रबी फसलें और 2 जो है 2 वाणिज्य फसल है। 2 क्या है, वाणिज्य फसल है। तो टोटल 20 फसलों को रखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहा जाता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है कृषि मंत्रालय के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कोक्स बाजार, दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कहाँ है। ये कोक्स बाजार की बात करें मेरे भाई, तो ये आपको कोक्स बाजार आपको बांग्लादेश में 75 नॉटिकल मील समुद्री मील जो है इसकी दूरी है। 75 समुद्री मील जो है इसकी दूरी है और ये आपको कहाँ मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा। बांग्लादेश में मिलेगा। भारत
बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। ये भारत का सबसे लंबा बाउंड्री साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थापना 17 दिसंबर 1971 को हुआ था और यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान जो थे, सेना वाहिनी मुक्ति दल के नेता थे, मुजीबुर रहमान बने थे। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो पहले प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के। और भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी लाइन चल रहा है? तो 0 डिग्री लाइन और समझौता एक्सप्रेस नहीं, मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा एक्सप्रेस चलती है? तो बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा हमारा। बांग्लादेश में पड़ता है कॉक्स बाजार और आपको यहीं से कहे। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किया था और बृहदत्त का सेनापति भी था, जिसने राजा की हत्या की और नए राजवंश की स्थापना किए थे। तो नया राजवंश क्या बनाया था उन्होंने? शुंग वंश की स्थापना किए थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग जो थे वो किए थे और ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये ब्राह्मण जाति से थे और इन्होंने आगे ब्राह्मण जाति को आगे बढ़ाने का काम किया था। ब्राह्मण साम्राज्य को, जाति को बढ़ाने का काम किया। ये पहले बृहदत्त के सेनापति थे, लेकिन बृहदत्त उतना योग्य बादशाह नहीं था, जिसके कारण उसका सेनापति ही उसे मार दिया। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किए और पुष्यमित्र शुंग के बाद अलग वंश आए थे, है ना? शुंग वंश, कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश की स्थापना की बात करें तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया और कहा जाता है कि सातवाहन वंश ये मातृसत्तात्मक थी और क्योंकि सत्तात्मक थी और इस समय का सबसे प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवाहन वंश से संबंधित थे और ये अपने माँ का टाइटल आगे बढ़ाते थे, माताओं का टाइटल आगे बढ़ाए थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग और ये ब्राह्मण जाति से थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारे टीवी स्क्रीन पे लग चुका है और इसका आंसर आप सभी को देना है। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की ग्रह की परिक्रमा करने वाला 2 छोटे छोटे चंद्रमाओं का नाम बताइए। सीधा सीधा भाई कहो ना कि मंगल का 2 उपग्रह का नाम बताओ। तो मंगल के 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और एक क्या है? डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह है और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बताइए सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? तो दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ये टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे आंसर तो हमारा हो जाएगा फोमोस और डिमोस। ठीक है, फोमोस और डिमोस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चल चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था?
तो अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता अधिनियम, अगर हम लोग कहें भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब लाया गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की बात करें तो विधेयक लाया गया था 3 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लाया गया। और उस विधेयक पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश अधिनियम बनाया गया। यानी इसे अधिनियम कब बनाया गया, स्वीकार कब किया गया, स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। और इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई, भारत को आजादी मिल गई, स्वतंत्र कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। तो विधेयक लाया गया था 3 जुलाई को, अधिनियम बनाया गया 18 जुलाई को। अधिनियम यानी अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है चलो भारत को आजाद कर देते हैं 18 जुलाई 1947 को, और आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, पूरे देश में संविधान लागू हुआ और उस समय भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ मेरे भाई, सभा की पहली बैठक जो है वो पहली बैठक ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है, अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, कह रहा है हिंदी उपन्यास मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक है फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु जो है वो मैला आंचल के लेखक है। रामधारी सिंह दिनवरकर की बात करें तो उर्वशी, उर्वशी ये इनका रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 अधिनियम के द्वारा। और अभी राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग कौन है? तो अभी रहाटकर करके है, रहाटकर जी जो है वो मानव अधिकार संरक्षण के आयोग के अध्यक्ष के रूप में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यानी राष्ट्र की प्राण यानी ऑक्सीजन है? किसने कहा था? तो ये कहे थे अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष जो थे ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, नरम दल के। और बाकी लाल बाल पाल, लाल बाल पाल ये दोनों जो थे, लाल बाल और पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय नहीं है, ये गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और 1893 में इन्होंने क्या किया था? गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। गणपति महोत्सव ये आपको महाराष्ट्र में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है गणपति महोत्सव। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बिपिन चंद्र पाल और ये दोनों। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इसे 1913 में सबसे पहला भारत रत्न नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। इसे गुरुदेव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है?
गुरुदेव कहा जाता है और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। कब त्यागा था आप लोग बताएंगे? तो रॉलेट एक्ट, नहीं, जलियांवाला बाग ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने क्या कर दिया? तो नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। और अरविंद घोष ने एक आश्रम की स्थापना किया गया था। किस आश्रम की स्थापना किए थे? इसका जवाब आप लोग देंगे। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले प्रश्न का आंसर आप सभी लगाइए। अगले प्रश्न का आंसर लगाइए 18 नंबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर। कह रहा है भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है, जिसे काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा जल सोखता है। लेकिन वही जब काली मिट्टी में जल पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो वो दरारें बनती चली जाती है। जल रहता है तो वो भरा सा रहेगा और फूला सा रहता है। जैसे ही जल खत्म हो जाता है, यानी जब सूखा पड़ता है, तो काली मिट्टी में दरारें पड़ने लगती है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। और ये काली मिट्टी जो है ये आग्नेय चट्टान से बनता है। आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो लार्वा और मैग्मा। देखिए, मैग्मा जो होता है ये अंदर द्रवित पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है और वो बाहर आकर के सूख जाता है। मैग्मा जो बाहर निकलता है, ये मैग्मा बाहर आके सूख जाता है और मैग्मा के सूखने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा होता है कायांतरी चट्टान। आग्नेय चट्टान में ही जब लंबे समय तक सूर्य रोशनी और ताप के प्रभाव के कारण जब उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहा जाता है रूपांतरी चट्टान या कायांतरी चट्टान। और तीसरा होता है अवसादी चट्टान। बहुत लंबे समय में अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। तो आंसर हमारा आ चुका है आग्नेय चट्टान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। 255 मीटर ऊंचा है और ये किस नदी पर? भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर है। भिलंगना नदी के संगम पर है और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर 255 मीटर ऊंचा है। यही हम लोग बात करें हीराकुंड बांध की तो ये आपको मिलेगा महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। और किस राज्य में? तो ये आपको उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। और ये भारत का सबसे लंबा, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कलन-कई बांध की बात करें तो ये आपको कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में ये आपको मिलेगा कलन-कई बांध, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। टिहरी हो गया। भाखरा नागल की बांध की बात करें तो ये आपको मिलेगा सतलज नदी पर, सतलज नदी पर पंजाब राज्य में। किस राज्य में? तो सतलज नदी पर पंजाब राज्य में आपको कौन सा बांध मिलने वाला है मेरे भाई? पंजाब राज्य में। और ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्व वाला बांध है। गुरुत्व वाला बांध कौन सा है? तो ये आपको है गुरुत्व वाला बांध, ये आपको भाखरा नागल बांध है। ठीक है, भाखरा नागल बांध। तो सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? सबसे ऊंचा टिहरी बांध हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर।
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना को शुरुआत करने का काम कौन किया था? तो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना लाता कौन था? तो योजना आयोग लाता था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था और ये प्रति 5 वर्षों पे एक पंचवर्षीय योजना लेकर के आती थी, जो कोई ना कोई मॉडल पे आधारित होता था और कोई ना कोई लक्ष्य रखा जाता था। जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था और इसमें ये जो मॉडल था, मॉडल किसने दिया था? तो मॉडल दिया था हैराल्ड डोमर। हैराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना और फोकस किया गया था, फोकस किया गया था किस पे? तो फोकस किया गया था आपको कृषि एवं एग्रीकल्चर पे, कृषि एवं सिंचाई पर फोकस किया गया था। इसमें लक्ष्य यानी टारगेट रखा गया था 2.1% टारगेट, लेकिन अचीव की बात करें तो अचीवमेंट कितना हुआ था? तो अचीवमेंट हुआ था 3.6%। अचीवमेंट कितना हुआ था? 3.6% अचीवमेंट देखा गया था और ये सक्सेसफुल रहा था। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई जो पीसी महालनोबिस थे उसके मॉडल पे आधारित था और हेवी इंडस्ट्री पर बल दिया गया था। पहला योजना का अवकाश 1966 से लेके 69 तक रहा था। रोलिंग प्लान 78 से 80 तक रहा था और 90 से 92 दूसरे योजना अवकाश रहा था। इस योजना आयोग के स्थान पे एक नया आयोग बनाया गया है जिसका नाम है नीति आयोग, जिसे 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये एक असंवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कृषि के विकास के लिए, उद्योग की विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग के विकास के लिए था। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर लगा चुके होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध क्या है? सरकारिया आयोग की बात करें मेरे भाई तो सरकारिया आयोग ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध रखता है और इन्होंने इसका गठन किया गया था 1985 में गठन किया गया और यह अपना रिपोर्ट दिया था। ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो रिपोर्ट दिया था 1988 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो 1988 में। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी कब दिया जाता है? और ये आपको क्रिकेट के क्षेत्रों में, किसके क्षेत्रों में? क्रिकेट के क्षेत्रों में दिया जाता है। वहीं आगा खां की बात करें तो आगा खां कप जो है, आगा खां कप ये आपको ये आपको हॉकी के क्षेत्रों में दिया जाता है। आगा खां कप आपके हॉकी के क्षेत्रों में। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और कब मनाते हैं खेल दिवस? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसके नाम पे? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। वहीं क्रिकेट का भगवान की बात करें तो क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट एवं हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप आपको हॉकी से, बैडमिंटन की बात करें तो आपको थॉमस कप, थॉमस कप किससे हो जाएंगे, बैडमिंटन से। और फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, उसके बाद डूरंड कप, डूरंड कप, सुबर्तो कप, ये सारा का सारा आपको फुटबॉल के क्षेत्रों में दिया जाता है। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है, खेल होता है फीफा, फीफा वर्ल्ड कप। और क्रिकेट का सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम आपसे बात करें आगरा, आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली मथुरा, ये तीन शहर का नाम याद रखेंगे, ये आपको यमुना नदी के किनारे है। आगरा, दिल्ली और मथुरा आपको यमुना नदी के किनारे मिलेगा। वही अगर हम लोग बात करें पंजाब का लुधियाना शहर, लुधियाना, तो लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और झेलम जो है ये आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बहता है। झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे पहले कहेंगे हरिद्वार, हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे है। कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज आपको गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद बक्सर, बक्सर, पटना, भागलपुर, भागलपुर, ये आपको किस नदी के किनारे हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। तो आंसर हमारा यमुना आ चुका है। नदी से इतना ही याद रखेंगे, आगे आपको टाइम कम है, कितना बताएं आपको। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी के नाम से मेरे भाई ये आपको कहा जाए कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। कोच्चि को, कोझिकोड, और इसी बंदरगाह पे सबसे पहली बार वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। वास्को डी गामा, जिसे पहले कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है। आपको कहें मारमू गांव, तो ये आपको गोवा में है। मारमू गांव बंदरगाह कहाँ है, गोवा में। कोलकाता में आपको कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह कहाँ मिलेगा, तो आपको कलकत्ता में ही मिलेगा। मुंबई में आपको मुंबई नहाया शोभा। वही हम आपसे कह दें कि मंगलौर बंदरगाह कहाँ मिलेगा, मंगलौर, तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, कर्नाटका में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, पारादीप, पारादीप आपको मिलेगा उड़ीसा में, उड़ीसा में। और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा है, जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 नंबर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और आप लोग आंसर लगाते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न कहता है कि बताइए भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। ये इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर कौन है, तो निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन है। प्रतिवर्ष बजट की घोषणा करने से पहले, बजट प्रस्तुत करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण दे दिया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। और ये
वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। वित्त मंत्रालय, बजट भी वित्त मंत्रालय ही पेश करता है और आर्थिक सर्वेक्षण भी वित्त मंत्री के द्वारा ही। आगे चलेंगे, भारतीय आर्थिक नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट किसके द्वारा? तो भारतीय आर्थिक नियोजन की बात करें मेरे भाई, तो भारतीय आर्थिक नियोजन की ब्लूप्रिंट के बारे में बात करें तो एम विश्वरैया का एक पुस्तक था, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जारी किया गया। किसके द्वारा? एम विश्वरैया के द्वारा। एम विश्वरैया के द्वारा प्लान इकोनॉमिक पुस्तक जारी किया गया। कब? तो 1934 में। और इसी पुस्तक के जरिए हमारे देश में आगे योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की गठन की गई। प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया और यही प्लानिंग कमीशन हमारे देश के लिए पंचवर्षीय योजना निर्धारित करती थी, जिसे अनुमोदन देने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अनुमोदन किया जाता था और ये 5 सालों की लक्ष्य रखती थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था, दूसरा 56 से 61 तक चला था, तीसरा 61 से 66 तक चला था और 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 सालों का अवकाश रहा था। ठीक है, तो ये एम विश्वरैया का इसका आंसर हो जाएगा। और पटना में हड़ताली मोड़ के पास बहुत बड़ा भवन है, विश्वरैया भवन। बिहार का इकोनॉमिक का सारा काम आपको विश्वरैया भवन में होता है। आंसर भी निकल चुका है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद से विवाह करने का किसी व्यक्ति को अधिकार और संरक्षण देता है? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा कि भाई अपने पसंद से विवाह करना है। अपने पसंद की विवाह में बहुत लोचा है। ठीक है, शादी जो होता है मेरे भाई, ये 2 व्यक्ति नहीं 2 परिवारों का मिलन होता है। और ये 2 व्यक्ति जब मिलते हैं ना, तो कब लड़ लेंगे कोई ठीक नहीं है। जब 2 परिवार मिला हुआ होता है तो दोनों की जवाबदेही बहुत अच्छी खासी होती है, जिसके कारण ये रिश्ता लंबे समय तक चल पाता है। अगर इस रिश्ते में 2 व्यक्ति का मिलन होगा तो वो व्यक्ति दोनों कब अलग हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए शादी अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मम्मी पापा की मर्जी से करिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में अरेंज मैरिज किया जाता है। लड़का और लड़की के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि किससे शादी करवाना है, भले अनुमोदन के लिए उससे भी पूछ लिया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद आपको अपनी मनपसंद से शादी करने का अधिकार देता है? बताइए, अपनी मनपसंद की शादी करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 देता है, जिसे कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके तहत अपने मन मर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन है ना, याद रखिएगा आपके लिए वही ज्यादा अच्छा होंगे जो आपके मम्मी और पापा ढूंढ कर लाएंगे। तो जरूर उनके मर्जी से ही शादी करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। आपको हमारा संविधान अधिकार देता है, बाकी आप संविधान के अधिकार पे चलिएगा या अपनी संस्कृति, दोनों को देख लेना है। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 19, तो प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? आपको अनुच्छेद 19 में, जिसे संविधान की रीढ़ कहा गया है। संविधान की रीढ़ किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 को कहा गया है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 29 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कड़ा है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी हो या राजाजी हो या जिम कार्बेट हो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो, ये सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें
सॉरी कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये आपको राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, ये सब आपको उत्तराखंड में मिलने वाले हैं। आगे आगे 29 नंबर प्रश्न में हम लोग चल चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको कौन है? तो सबसे बड़ा जिला पटना है। लेकिन वही बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, दृष्टि से सबसे बड़ा, से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। वहीं सबसे छोटा जिला की बात करें, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला तो वो है अरवल। सबसे छोटा जिला अरवल है। वहीं अगर हम लोग बात करें जनसंख्या में सबसे कम, तो जनसंख्या में सबसे कम, जनसंख्या में सबसे कम की बात करें तो आपको शेखपुरा है, शेखपुरा। अगर हम आपसे बात करें घनत्व में सबसे ज्यादा, घनत्व में सर्वाधिक, तो घनत्व में सर्वाधिक है हमारा पड़ोसी शिवहर। घनत्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक आपको शिवहर है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि साक्षरता में कौन सा जिला आगे है, साक्षरता में आपको मिलेगा रोहतास। रोहतास लिंग अनुपात में सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता में आपको रोहतास। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कौन है? गोपालगंज। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कौन है? गोपालगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बात करें, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा आपको किशनगंज। सबसे गर्म एवं ठंडा जिला, सबसे गर्म और ठंडा दोनों है गया। सबसे गर्म एवं ठंडा जिला कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा। हमारा आंसर निकल के आ चुका है 1 नंबर पटना। सबसे कम पढ़ा लिखा है, सबसे असाक्षर, तो सबसे साक्षरता में कम की बात करें तो पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉट 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 में बंगाल का दीवानी अधिकार मिला था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 के इलाहाबाद की संधि, 1765 की इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो कौन थे? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। और रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ये कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। ये उस समय गवर्नर थे। इस दोनों के बीच संधि हुई और बिहार एवं बंगाल, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इसका आंसर 1765 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? तो 30 नंबर प्रश्न तक चल चुके हैं हम लोग। अब बच रहा है 20 को क्वेश्चन और आप लोग फटाफट आंसर लगाते रहेंगे और सबका साथ सबका विकास बने रहेंगे हमारे साथ। 31 नंबर प्रश्न की ओर चल चुके हैं। कहता है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत के सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। यानी पंचायती राज को सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को सबसे पहले, अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय है। कितने विषय है? 29 विषय है। अब पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस के समय 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर जिला के बगहद्दी गांव, बगपद्दी होगा, बगपद्दी गांव से शुरू किया गया। बगपद्दी गांव से शुरू किया गया। राजस्थान के नागौर के बगपद्दी गांव से सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। और वहां देखा गया कि राज्य गांव का विकास खूब ज्यादा हुआ
गांव का विकास खूब ज्यादा हुआ, जिसके बाद आगे आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य बना पंचायती राज पर को गठन करने वाला। दूसरा राज्य कौन बना? तो दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना, पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राजस्थान और दूसरा कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आज पूरे भारत में हर एक राज्य में दिल्ली को छोड़कर, तो दिल्ली में गांव कहाँ है? दिल्ली में गांव नहीं, नगर पालिका है। शहरों के लिए नगर पालिका और गांवों के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है, तो ये आपको राजस्थान के नागौर जिला में हो जाएगा। पंचायत को 243 के अनुच्छेद में और पंचायत की चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। 50%, ये बिहार सरकार सबसे पहले 2005 में लागू किया। बिहार पर सबसे पहला ऐसा राज्य है जो पंचायती चुनाव में 50% महिलाओं को उम्मीदवारी की बात करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में मनाया जाता है। गणगौर जो है वो साल के अंतिम महीना में, फागुन महीना में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। ये अच्छी फसल से संबंधित है। घूमर भी आपको वहीं मिलेगा, घूमर, कालबेलिया, उसके बाद गणगौर, ये आपको राजस्थान से ही संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, एनएनपी बराबर तो होता है जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन यानी डी। जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन यानी डी होता है। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने की बात करते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रेसिएशन यानी डी को माइनस कर देते हैं। अब देखिए कहाँ पे होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइन का और मूल्यह्रास का अंतर निब्बल होता है, यही हमारा सही हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर नहीं होगा सकल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। वही हम आपसे पूछे एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी होता है। और कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा जीएनपी बराबर क्या होता है, तो कहेंगे जीडीपी में से जब विदेशी को घटाते हैं और भारतीय को जोड़ते हैं, यानी एक्सपोर्ट को हटाएंगे और इंपोर्ट को जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलने वाले हैं। अगला प्रश्न, आकार के अनुसार सबसे बड़े छोटे तक महासागरों का सही क्रम बताइए। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर और सबसे छोटा महासागर। तो अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, जो 2 भागों में विभक्त है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसे एस आकार की अटलांटिक महासागर। और तीसरा है हम लोगों का हिंद महासागर। और तब चौथा नंबर पे सबसे छोटा आप याद रखेंगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा हो जाएगा। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जिसको एस आकार भी कहा जाता है। चलेंगे आगे 35 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने से कितने वर्ष की आयु के लिए? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कहा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस बीमा योजना, इंश्योरेंस या ऐसी होगा BY योजना के तहत कहा गया है कि 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष से नहीं 18 वर्ष से 50 वर्ष के लोगों आप अपना जीवन बीमा करा लीजिए। इस जीवन बीमा के अंतर्गत आपको मात्र 459 रुपया यानी 400 रुपया प्रति वर्ष देना है। प्रति वर्ष आपको देना है। बदले में सरकार आपके जीवन के साथ किसी तरह का
खाता नागा होता है या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको 2 लाख की सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन आपको साल में 450 यानी 59 रुपए के आसपास आपको प्रति वर्ष भरना है। और अगर आपके साथ इससे पहले किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो सरकार आपको 2 लाख रुपए की जीवन बीमा आपके जीवन के बदले एक राशि देगी 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की अगर हम लोग समिति की बात करें तो 3 समिति संसद में है। एक है सामाजिक उपक्रम समिति, सबसे पहले आप याद रखेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पहला क्या याद रखेंगे? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की बात करें, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में बात करें तो टोटल कितने सदस्य है? 22 सदस्य है। 22 सदस्य है, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से, 7 जो है राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे विपक्षी दल के नेता होते हैं। विपक्षी दल के नेता होते हैं। विपक्षी दल के क्या होते हैं मेरे भाई? नेता होते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, उपक्रम समिति जिसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 किससे आते हैं? तो 30 का 30 लोकसभा से आता है। 30 का 30 और सबसे बड़ी समिति होती है पराक्रम समिति, पराक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। ये प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति होती है और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुन करके आते हैं। ये सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति होगा। कैग की जांच कौन करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जांच विपक्षी दल के नेता के द्वारा किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर लग चुका है। 37 नंबर कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में जाना जाता है? अभी बिश्नोई समाज खबरों में रहा था। क्या आप लोग जानते हैं बिश्नोई समाज अभी खबरों में रहा था? ये बिश्नोई समाज जो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात कहती है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात कहती है बिश्नोई समाज। ये ज्यादातर आपको हरियाणा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे और ये इसकी एक महिला थी अमृता देवी। जब हमारे देश में पेड़ कटने की बात आई 1877 में, अंग्रेजों के द्वारा पेड़ काटने की बात आई थी, तो इन्होंने, अमृता देवी ने पेड़ काटने से पहले इन्होंने पेड़ से चिपक गया और अपने जीवन की कहा कि अगर पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमें काटो। चिपको आंदोलन नहीं, इससे पहले ही अमृता देवी जो थी 1877 के आसपास वन्य जीव संरक्षण की बात कही, जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। और बिश्नोई समाज जो है पूरे वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात कहती है। ना ही पेड़ काटने देता है और ना ही वन में रहने वाले जीव जंतु के दुर्व्यवहार से खुश होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर प्रश्न, भारत की संचित निधि से निधि यानी पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 2 तरह की निधि होती है। एक होता है संचित निधि। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद का अनुमोदन की जरूरत होती है। एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक, एक क्या होता है? आकस्मिक निधि होता है। एक होता है संचित निधि और दूसरा क्या होता है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, इस आकस्मिक निधि के द्वारा अगर हम लोग बात करें संसद में, तो इससे पैसा निकालने के लिए संसद से अनुमोदन लेना होता है। लेकिन आकस्मिक निधि डायरेक्ट राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जा सकता है। आकस्मिक निधि में टोटल 500 करोड़ रुपए की राशि होती है, जो भारत में किसी तरह के
आकस्मिक घटना के लिए इसे निकाला जा सकता है और प्रोवाइड किया जा सकता है। तो संचित निधि संसद के द्वारा और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में किया गया था। अब बताइए 1989 में कौन सी पंचवर्षीय योजना। तो अगर हम लोग का 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 तक रहा था। उसके बाद छठा 1980 से 85 तक, सातवां 1985 से लेकर के 90 तक और चौथा 1969 से लेकर के 74 तक। आप बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 7वां पंचवर्षीय योजना। 7वां पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 ईयर प्लान के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया। इस जवाहर रोजगार योजना के तहत 100 दिनों की रोजगार दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की रोजगार दी जाती है। इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो 14 सितंबर 1989 को जवाहरलाल नेहरू, 14 सितंबर, हाँ 14 सितंबर नहीं, हाँ ठीक है, 14 सितंबर 1989 को जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। अगर हम आपसे कहे नरेगा, तो नरेगा कब लाया गया था। तो नरेगा की शुरुआत हुई थी 1905 में, लाया गया 1906 में, 2006 में, और इसे मनरेगा बनाया गया। मनरेगा, तो मनरेगा कब बनाया गया था। तो मनरेगा बनाया गया इसे 2009 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव कान वे भाग कौन सा है जो ध्वनि के कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके देता है। तो मानव कान का कौन ऐसा भाग है जो विद्युत कंपन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो है कोकलिया। वो क्या होगा मेरे भाई, कोकलिया होगा। ये हमें कान की ध्वनि को ब्रेन तक पहुंचाता है और जिससे हमको समझ में आता है कि भाई कौन बुला रहा है, अपन वाली याद कर रहा है। ठीक है, तो कोकलिया हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो हमारे कान में 3 जोड़ी हड्डी है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपी। 3 जोड़ी क्या क्या है। तो मैलियस, इनकस और एस्टेपी। मैलियस, इनकस, इनकस और एस्टेपी। मैलिकस, इनकस और एस्टेपी 3 जोड़ी हड्डी पाई जाती है हमारे कान में। एक कान में 3 हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन है। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगा। तो एस्टेपी हो जाएगा। सबसे छोटा बोन कौन हो जाएगा। तो एस्टेपी हो जाएगा। हमारा कोकलिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोकलिया हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस या मुक्त भस्म कहा जाता है। पर्ल एस कहा जाता है किसे, किसे पर्ल एस कहा जाता है। Na2CO3 की बात करें तो इसे धोवन सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, धोवन सोडा। NaHO को खाने वाला सोडा कहा जाता है। खाने वाला, या इसे ही बैंकिंग सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा या इसे ही बैंकिंग सोडा भी कहेंगे। बैंकिंग सोडा किसे कहा जाएगा। तो इसे कहा जाएगा K2SO4 को पर्ल एस कहा जाता है। और CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, सुनो ना संगे मरमर ये मीनारे। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब पढ़ाई भी करना है। रक्त समूह प्रणाली डॉट 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 की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। इन्होंने 3 प्रकार के रक्त समूह की बात की है, ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, ओ नेगेटिव को सर्वाधिक डोनर, सब को देने वाला सर्व, क्या कहते हैं उसको, सर्वदाता। और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही।
ए बी पॉजिटिव को क्या कहा, सर्वग्राही कहा। अब बताइए किस ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। सर्वदाता, सबको देने वाला ओ नेगेटिव और सबसे लेने वाला ए बी पॉजिटिव होता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से को मिलाए, कर आप 5 निविष्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और इस तरफ है ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड हमें पता है प्रोटीन का सबसे सूक्ष्म रूप होता है। प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं प्रोटीन, तो सबसे पहले प्रोटीन जो है वो पेप्टॉन में टूटता है, पेप्टॉन में टूटता है। पेप्टॉन से पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से क्या होगा, तो एमिनो अम्ल। प्रोटीन का सबसे सूक्ष्म जो होता है वो एमिनो एसिड होता है। 20 एमिनो एसिड को मिला करके एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। 20 प्रोटीन को मिलाकर, एमिनो एसिड को मिला करके एक प्रोटीन बनता है। वसा की बात करें तो ग्लिसरॉल, साबुन वसा होता है ग्लिसरॉल, और ग्लूकोज जो हो गया कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्म रूप को क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब हम लोग मिलाएं तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 से। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 नंबर से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्म रूप ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का पाचन हमारे मुंह में भी हो जाता है, यानी सबसे पहले पचता है ग्लूकोज, ठीक है। चलिए 44 नंबर 444 वोल्ट, ठीक है ना। 444 वोल्ट आप सभी को नहीं लगाना है, छूने से लगता है 440 वोल्ट, तो 44 में ही हम लोग चलते हैं, इसका आंसर लगाएंगे। कह रहा है एक वस्तु 20 केजी के द्रव्यमान, यानी मास जो है 20 केजी दिया गया है, और न्यूटन केजी पर के गुरुत्व के साथ 200 जूल के स्थितिज ऊर्जा है, तो वस्तु की ऊंचाई बताइए। तो न्यूटन पर जूल है ना, गुरुत्व के साथ 200, 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा है, तो वस्तु की ऊंचाई बताना है। अब बताइए यहाँ पे तो 400 हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, 400 क्या दिया हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 400 जूल दिया गया है। अब बताइए न्यूटन पर केजी है, तो ये क्या है, गुरुत्व यानी जी का मान है, जी का मान कितना दिया गया हुआ है, 10, ठीक है ना, 10 दिया गया है। अब हमें कह रहा है ऊंचाई बताइए, तो पी बराबर एम जी एच होता है। एम का मान 220 केजी, जी का मान आपको दिया गया हुआ है न्यूटन पर केजी, यानी फोर्स इंटू, यानी एफ बराबर एम ए, ठीक है, एम जी। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एफ का 10 और 200, अच्छा यहाँ से आपको जी का मान निकालना होगा, क्योंकि एम का मान, जी का मान यहाँ से निकालना होगा, तो यहाँ निकालेंगे 1/2 आएगा, तो जी का मान कितना आया 1/2, और एच का मान अपे बताना है, यहाँ आया 400। अब बताइए ये 10 बार में, और ये 10 से इसको काटेंगे 40, अब इस 40 जो आया हमारा ये मीटर है, 40 मीटर को जब हम लोग तोड़ेंगे, ये नहीं हो रहा है, चलिए इसको ऐसे देखते हैं। अब पूरा डायरेक्ट डालिए, तो डायरेक्ट जब डालेंगे तो ये 400 जूल बराबर एम का मान कितना हो जाएगा, तो 20 केजी, जी का मान तो 10 होता है, ये भाई वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब बताइए एच का मान निकालना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, एच का मान कितना आया, 4 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है, ठीक है, सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है, हमें एच से काम है, तो एच हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, जी का मान आपको पता होता है 10 होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4 मीटर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी वस्तु पर दाब बढ़ने पर वस्तु का आयतन, अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा। किसी वस्तु पर अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसका आयतन और फिर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने से आयतन
और घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ाएं तो दाब बढ़ाने से घनत्व और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो दाब बढ़ाने पर घनत्व जो है वो घट जाता है और आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा और घनत्व हमारा घट जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 45 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग प्रोटीन परिवहन में संलिप्त होते हैं। तो कौन सा कोशिका अंग है जो प्रोटीन परिवहन में सम्मिलित होते हैं। तो कौन हो जाएंगे, प्रोटीन संवहन में। ये आपको प्रोटीन के लिए संवहन परिवहन का काम करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। 11.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पृथ्वी का पलायन वेग होता है। वही चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से होता है। और सन की बात करें सूर्य की तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड से। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्केप वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। स्केप वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है √2gr। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय और डॉट डॉट के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को दुन के नाम से जाना जाता है। तो दुन के नाम से लघु और शिवालिक हिमालय के बीच के क्षेत्रों को दुन के नाम से, जैसे देहरादून जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पर्यटक स्थल है देहरादून। ठीक है, ठीक है, चलिए तो 48 नंबर का आंसर निकल चुका है। अब हम लोग चलेंगे 49 नंबर की ओर। 49 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सी वायु गर्म धूल से भरी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य क्षेत्र की ओर उठती है। तो कौन सा क्या कहते हैं, कौन सी वायु है, तो वो है सिरोक्को। सिरोक्को जो है वो अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल से भूमध्य महासागर की ओर चलती है। लू की बात करें तो उत्तर भारत में या उत्तर भारत के क्षेत्रों में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर निकल के आ चुका है 1 नंबर। और आज का अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है डॉट 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 मिट्टी संरक्षण की विधि है जिसमें पौधे के बीच खाली जमीन को घास फूस जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढक दिया जाता है। वो कौन सी मिट्टी संरक्षण की विधि है जिसमें पौधे के बीच खाली जमीन के घास फूस जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढक दिया जाता है। और उस खेती को क्या कहा जाता है, पलवार, समुच्चय अवरोध, सीला बांध और सीढ़ीदार। तो उसे कहा जाता है पलवार यानी मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग में मिट्टी की संरक्षण को करने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए घास फूस को खाली स्थानों पर रख करके उसे ढक दिया जाता है, यानी उसे पलवार कहा जाता है। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था। आज की सेवा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो आप लोग अगर बाद में क्लास को देखते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो 2 लाइन आप अपने मन से जरूर लिखेंगे। क्या इसमें त्रुटि किया जाना चाहिए, क्या सुझाव देना है, वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो आज की सेवा को हम लोग विराम देते हैं। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे चल रही है, मंडे टू फ्राइडे। इसका नाम है सफलता एक्सप्रेस, यानी 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक यह क्लास चलेगी। उसके बाद अगर हम आपको बता दें तो सैटरडे को स्टैटिक जीके का एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आएंगे सैटरडे को, या हो सके तो संडे को ही। ठीक है, और संडे को आपको वीकली, ये आपको वीडियो के रूप में भी वीकली आपको करेंट अफेयर का टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। तो आप सभी इस क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी तैयारी पूरी तरह से हम कंप्लीट कराएंगे, इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट होगा। चाहे आप मैथ पढ़ना है
मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो या इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको मैथ का टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से ऑनलाइन मोड में अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को प्रगति पथ पटना के नाम से एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेंगे और टेस्ट परचेज कर लेंगे। अगर आप ऑफलाइन पटना में है तो पटना में ऑफलाइन आकर के आप जुड़ सकते हैं। दोनों माध्यम में क्लास कराई जाती है। तो आज की सेवा को हम लोग विराम देते हैं। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।